हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है राज्यों और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों का पुनर्गठन। दोस्तों, हमारे देश में अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र प्रशासित क्षेत्र हैं, लेकिन ऐसा ढांचा पहले नहीं था। इसका क्रमबद्ध विकास हुआ है और इसके बारे में मैं आज जानकारी प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, मैंने ये टॉपिक आज क्यों लिया, क्योंकि आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि अभी जो नवनिर्वाचित जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कैबिनेट में, और जम्मू कश्मीर जो अभी केंद्र प्रशासित क्षेत्र है उसको राज्य का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव किया है और उस प्रस्ताव का अनुमोदन वहाँ के उपराज्यपाल ने किया। कैबिनेट ने यह भी प्रस्ताव किया या उन्हें ऑथराइज किया कि वह प्रधानमंत्री से मिलकर के जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। दोस्तों, अभी हाल में जो चुनाव हुआ उसमें 2 प्रमुख मुद्दा विभिन्न पार्टियों ने उठाया था, खास करके विरोधी पार्टियों ने, कि यदि वह सत्ता में आएंगे तो केंद्र प्रशासित क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर है उसको राज्य का दर्जा दिलाएंगे, और साथ ही जो धारा 370 जिसको खत्म कर दिया गया था 5 अगस्त 2019 को, उसे वह पुनः बहाल करेंगे। मतलब उन्हें विशेष राज्य का दर्जा जो पहले हासिल था उसे वो दिलाएंगे। लेकिन अभी जो कैबिनेट के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसमें धारा 370 को पुनर्स्थापित करने के लिए कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। अभी जो केंद्र प्रशासित क्षेत्र का जो दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला हुआ है उसे राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया गया है। दोस्तों, आजादी के बाद से हमारे देश में बहुत सारे जो केंद्र प्रशासित क्षेत्र थे उसको राज्य का दर्जा दिया गया, जैसे कि मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, ये सभी केंद्र प्रशासित क्षेत्र थे, लेकिन बाद में उन्हें राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि किसी राज्य को जिसे एक विशेष दर्जा मिला हुआ हो, माने जम्मू कश्मीर को, उसे 5 अगस्त 2019 को 2 भागों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र प्रशासित क्षेत्र का दर्जा मिला, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा रहेगा। विधान परिषद जो पहले वहां लागू था उन्हें खत्म किया गया, और लद्दाख में केवल एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और वहां पर किसी प्रकार के विधानसभा का गठन नहीं होगा। केंद्र सरकार की यह दलील थी कि ऐसा उसे इसलिए करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवाद की घटना जम्मू कश्मीर की घाटियों में होती थी, इन कार्रवाइयों से उस पर नियंत्रण किया जा सकेगा, और इस तरह से यदि केंद्र प्रशासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर रहेगा तो उसकी सिक्योरिटी, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर ये उपराज्यपाल के हाथ में रहेगा। अर्थात इन तीनों क्षेत्रों में उपराज्यपाल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी और राष्ट्रपति उपराज्यपाल के माध्यम से इन तीनों विषयों पर शासन कर पाएगा, और इसमें राज्य के विधानसभा या कैबिनेट की भूमिका नहीं होगी। दोस्तों, हमारा देश बहुत बड़ा है, एक कॉन्टिनेंटल डायमेंशन का देश है, महादेशीय स्तर का देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा देश 7वां बड़ा देश है, और जनसंख्या के हिसाब से तो अभी चाइना से भी हम बड़े हो गए हैं, मतलब विश्व के सबसे बड़े देश हो गए हैं। आज़ादी से पहले अगर हम भारतीय इतिहास को देखें, प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में, तो हम क्या पाते हैं कि विभिन्न समयों पर यहाँ के राजाओं ने प्रोविंसेस मतलब राज्यों का गठन किया था, क्योंकि इतने बड़े विशाल देश को एक जगह से सत्ता संचालित नहीं की जा सकती थी, प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रखा जा सकता था। इसलिए जब हम मौर्य काल का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि उस समय में 4 प्रमुख राजधानी थी। पहला तक्षशिला जो अभी पेशावर पाकिस्तान में है, दूसरा उज्जैनी, अभी उसे उज्जैन कहा जाता है, जो मालवा में है, मध्य प्रदेश में है, और तीसरा सुवर्णगिरी जो कर्नाटक में है, और चौथा तोसली जो उड़ीसा में है, माने कटक के आसपास।
इन 4 क्षेत्रों में गवर्नर नियुक्त किए जाते थे और ये जो गवर्नर होते थे वो सभी राजकुल के लोग होते थे, माने राजा के पुत्र या भतीजा, इन्हीं लोगों को चार्ज दिया जाता था। सल्तनत काल में सुल्तानों ने इक्ता सिस्टम लागू किया, लेकिन और उसका जो मुखिया होता था वो मुक्ति या उसे वली कहा जाता था। मुक्ति या बली को एक इक्ता से दूसरे इक्ता में ट्रांसफर किया जा सकता था। इक्तेदार अर्थात वली अपने खर्चे को घटाने के बाद में जो भी सरप्लस आमदनी बचता था वो केंद्रीय या सल्तनत के खजाने में जमा करता था। लेकिन धीरे धीरे यह इक्ता प्रोविंसेस में तब्दील हो गया और खास करके अलाउद्दीन के समय में जब उन्होंने दक्षिण भारत का अभियान किया और समूचे दक्षिण भारत को रौंद डाला, तो उस समय में सल्तनत का विस्तार मदुरई तक हो गया था। ऐसी स्थिति में बहुत सारे प्रोविंसेस माने राज्यों का निर्माण सुल्तानों के द्वारा किया गया और प्रमुख जो राज्य थे जैसे कि मुल्तान, लाहौर, बदायूं यूपी में, बिहार, बंगाल, मालवा और डेक्कान के इलाके। मुगल काल में खास करके अकबर के समय में कुल 15 सूबा था, जो औरंगजेब के समय में बढ़कर के 21 सूबा हो गया, क्योंकि आप जानते होंगे कि औरंगजेब ने गोलकुंडा, बीजापुर और असम इन सब इलाकों को भी कब्जा किया था। और औरंगजेब के समय में मुगलों का जो क्षेत्र विस्तार था वो सबसे ज्यादा हो गया था, इसीलिए उस समय में 21 प्रोविंसेस का निर्माण किया गया। दोस्तों, ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेजों ने 2 प्रकार की शासन व्यवस्था रखा। एक शासन व्यवस्था उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के लिए किया, जहां पर कि उनका सीधा प्रशासन होता था और ऐसे सीधे प्रशासित क्षेत्र को उन्होंने 12 राज्यों में बांटा। जबकि दूसरे प्रकार के जो क्षेत्र थे उसे प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था या नेटिव स्टेट भी उसको कहते थे, और 1/4 जनसंख्या इन प्रिंसली स्टेट में हुआ करता था। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से ये हिंदुस्तान के अविभाजित भारत के 40% इलाके में पर इनका कब्जा था। लेकिन इन क्षेत्रों में अंग्रेजों का परोक्ष रूप से शासन था। वो फॉरेन मामले में, डिफेंस के मामले में उनका पूरा नियंत्रण था, लेकिन आंतरिक मामले में प्रिंसली स्टेट को कुछ स्वायत्तता दी गई थी। दोस्तों, 1950 में जो हमारे देश में जो राज्यों का जो गठन हुआ वो उसके 4 कैटेगरी थे। पहले कैटेगरी में 9 स्टेट आते थे, जिसमें असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस और वेस्ट बंगाल। कैटेगरी 2 में उन स्टेटों को रखा गया था जो पहले प्रिंसली स्टेट के हिस्सा हुआ करते थे, जैसे कि हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब जिसको पेप्सू कहते थे, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर एंड कोचीन और विंध्य प्रदेश। माने इनकी संख्या भी 9 थी और स्टेटों की संख्या भी 9 थी। इसके अलावा पार्ट सी में कुल 10 छोटे छोटे स्टेट रखे गए थे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में के पास में स्थित बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, अजमेर, भोपाल, ये कुल 10 स्टेट पार्ट सी में रखे गए थे और पार्ट डी में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। दोस्तों, आजादी के बाद खास करके दक्षिणी राज्यों से भाषा के आधार पर राज्य बनाने का आंदोलन जबरदस्त ढंग से चलाया गया और इसी के जवाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 1947-48 में एसके धर कमेटी का निर्माण किया और उसके बाद में जेबीपी कमेटी ने, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों का एक कमेटी था और इन दोनों कमेटियों ने
यह रिकमेंड किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए और इसीलिए इस मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन 1953 में पी श्रीरामुलु जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन्होंने 56 दिन तक हंगर स्ट्राइक किया, उसमें उन्हें मृत्यु भी हो गई। वो एक सेपरेट आंध्र प्रदेश चाहते थे तेलुगु स्पीकिंग पीपुल के लिए। दोस्तों, जब पी श्रीरामुलु की मृत्यु की घटना हुई और भारत सरकार को आंध्र प्रदेश का निर्माण करना पड़ा, तो पब्लिक ओपिनियन के सामने झुकते हुए गवर्नमेंट ने स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया और जिसके अध्यक्ष जस्टिस फजल अली थे और जिसके मेंबर के.एम. पनिकर और एच.एन. कंजरू थे। दोस्तों, 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया और इस हिसाब से 14 राज्यों और 6 केंद्र प्रशासित क्षेत्र का गठन किया गया। पार्ट सी के कुल 10 जो स्टेट अभी मैंने बताया, उस सभी को एबोलिश कर दिया गया और उन्हें बगल के राज्यों में समाहित किया गया। जैसे बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया, कुर्ग को कर्नाटक में शामिल किया गया, कूच बिहार को वेस्ट बंगाल में शामिल किया गया, भोपाल को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया, कच्छ को गुजरात में शामिल किया गया, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा को केंद्र प्रशासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दिल्ली को भी केंद्र प्रशासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया क्योंकि उनका स्ट्रेटेजिक लोकेशन था। दोस्तों, 1956 के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा केरल राज्य का गठन किया गया, जिसमें कि त्रावणकोर, कोचीन के साथ में मालाबार का जो इलाका वो मद्रास स्टेट से काट करके उसमें मिलाया गया और खास करके कासरगोड जो साउथ कनारा का क्षेत्र, जो कर्नाटक का क्षेत्र है, उसको भी केरल में शामिल किया गया। दोस्तों, दादर और नागर हवेली ये पहले पुर्तगीज इनक्लेव हुआ करते थे, उन्हें 1954 में आजाद कराया गया और उसके बाद में 1961 में उसे एक केंद्र प्रशासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 1961 में गोवा, दमन, दीव को पुर्तगालियों से आज़ादी दिलवाई गई, पुलिस एक्शन किया गया और उसके बाद 1962 में उन्हें केंद्र प्रशासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। बाद में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को 2020 में दादर और नगर हवेली के साथ में कंबाइन करके केंद्र प्रशासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। इसी तरह से 1954 में पुडुचेरी जो एक फ्रेंच इनक्लेव था, उसे भी भारत सरकार ने 1962 में केंद्र प्रशासित क्षेत्र का दर्जा दिया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया। साथ ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो केंद्र प्रशासित क्षेत्र थे, उन्हें 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1963 में नागालैंड को आसाम से काट करके नागाओं के इच्छाओं के अनुरूप एक पृथक से राज्य का गठन किया गया, जिसे नागालैंड कहते हैं। वहां पर बहुत जबरदस्त ढंग से विद्रोह हो रहे थे, उसे शांत करने के लिए, उनकी आकांक्षाओं की आपूर्ति करने के लिए नागालैंड का गठन किया गया। दोस्तों, सिक्किम जो एक प्रोटेक्टरेट स्टेट हुआ करता था, उसे 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा करके 22वें स्टेट के रूप में भारत संघ में शामिल किया गया। 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से काट करके एक पृथक राज्य का निर्माण किया गया क्योंकि वहां पर जबरदस्त ढंग से आंदोलन हो रहे थे। इसी तरह से 2019 में जो अभी मैंने बताया, जम्मू कश्मीर जो एक राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसमें लद्दाख भी शामिल था, उसे केंद्र प्रशासित क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया। लद्दाख को अलग से केंद्र प्रशासित क्षेत्र घोषित किया गया और धारा 370 के अधीन जो उसे विशेष अधिकार मिले हुए थे, उसको समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, आज की स्थिति में भारत संघ में कुल 28 पूर्ण राज्य हैं और कुल 8 केंद्र प्रशासित क्षेत्र हैं। आखिर सवाल उठता है कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन माने राज्यों के पुनर्गठन करने की क्या आवश्यकता पड़ी? आखिर क्यों लोग पृथक राज्य के गठन के लिए आंदोलन करते हैं, विद्रोह करते हैं, अशांति फैलाते हैं? उसके कारण क्या है? पहला कारण है लिंग्विस्टिक, माने भाषाई आधार पर। जैसा कि अभी मैंने पी श्रीरामुलु का उदाहरण बताया, इसी तरह से देश के अन्य भागों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने का जबरदस्त ढंग से आंदोलन चलाया गया। जैसे कि बॉम्बे प्रांत को 1960 में विभाजित करके मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र और गुजराती स्पीकिंग गुजरात स्टेट का निर्माण किया गया।
1966 में पंजाब सूबा को दो भाग में विभाजित किया गया। जो हिंदी स्पीकिंग एरिया था उसे हरियाणा राज्य बनाया गया और जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया था उसको पंजाब कहा गया। दोस्तों, इथनिक एफिनिटी के कारण भी हमारे देश में बहुत सारे राज्यों का निर्माण खास करके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुआ है। जैसे कि मिजो लोगों ने अलग राज्य बनाने के लिए जबरदस्त ढंग से विद्रोह किया था लालडेंगा के नेतृत्व में। उसी तरह से मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन राज्यों का जो निर्माण हुआ है वो इथनिक एफिनिटी के आधार पर हुआ है। जैसे कि मेघालय, जिसमें कि गारो, जयंतिया और खासी जनजाति के लोग रहते हैं, पहले यह आसाम राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इन जनजातियों ने जबरदस्त ढंग से आंदोलन चलाया और उन्होंने कहा कि असम से उनका जो कल्चरल जो आइडेंटिटी है वो अलग है, उनकी जो इथनिक एफिनिटी है वो टोटली अलग है, इसीलिए उन्हें सेपरेट राज्य चाहिए और इसीलिए भारत सरकार ने 1972 में उन्हें पृथक राज्य का दर्जा दिया। दोस्तों, एक अन्य कारण है आर्थिक विषमता, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। हमारे देश में विभिन्न हिस्सों में जबरदस्त ढंग से आर्थिक विषमता है और इसी कारण से जैसे कि उत्तराखंड जो यूपी से काट के अलग बनाया गया सन 2000 में, या छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश एक बहुत अनविल्डी राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था, सबसे बड़ा राज्य था हिंदुस्तान का, तो छत्तीसगढ़ के ट्राइबलों ने, वहाँ के लोगों ने यह जबरदस्त आंदोलन चलाया कि उन्हें पृथक राज्य मिले। झारखंड के आदिवासियों जहाँ जो बहुत ज़्यादा बहुतायत में रहते हैं वहाँ पर, उनका कहना था कि बिहार प्रांत में रहने के कारण से उन पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही कमजोर है, इसलिए उन्हें पृथक राज्य मिले। साथ साथ उन्होंने यह भी मांग किया कि वो बहुतायत में उस इलाके में ट्राइबल्स रहते हैं और उसकी पहचान या आइडेंटिटी बचाने के लिए पृथक राज्य जरूरी है और इसीलिए सन 2000 में तीनों राज्य माने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। इसी तरह से ट्राइबल आइडेंटिटी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि झारखंड या छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हुआ वो ट्राइबल माने आदिवासियों की पहचान को बचाने के लिए, ताकि वो अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक ना हो जाएं, माइनॉरिटी में नहीं हो जाएं, इसके लिए उन्होंने जबरदस्त आंदोलन चलाया और जिसके कारण से उन्हें ये दोनों राज्य दिए गए। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी माने प्रशासनिक दक्षता के आधार पर भी राज्य के निर्माण की मांग की जाती रही है। जैसे कि यूपी को 4 भाग में विभाजित करने की मांग की जा रही है बहुत काफी दिनों से। अपने कल्चरल होमोजेनिटी को बचाने के लिए बुंदेलखंड जो 2 भाग में विभाजित है यूपी में और बिहार में, वो चाहते हैं कि बुंदेलखंड एक राज्य बने, जो मध्य प्रदेश में जो हिस्सा है और जो यूपी में जो हिस्सा है दोनों को मिलाकर के एक राज्य का गठन किया जाए। तो जो बड़े बड़े राज्य हैं वहां पर भी यह मांग चली आ रही है कि उनको विभाजित किया जाए और छोटे छोटे राज्यों का निर्माण किया जाए। एक और कारण है इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटी। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं जैसे यूपी है तो पश्चिमी यूपी के जो फार्मर्स हैं उन्हें ग्रीन रिवॉल्यूशन का जबरदस्त फायदा मिला, लेकिन पूर्वी यूपी के फार्मर्स को हरित क्रांति का फायदा नहीं मिला, जिसके कारण से जो उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो पश्चिमी यूपी के फार्मर से आधे से भी कम है। इसी तरह से अगर आप बिहार के भूभाग को देखेंगे तो गंगा के उत्तर अधिकांश इलाके काफी पिछड़े हैं, क्योंकि 4 से 5 महीना तो अधिकांश इलाके बाढ़ में डूबे रहते हैं, लोगों को पलायन का सामना करना पड़ता है। इस कारण से अगर पर कैपिटा इनकम पटना और उसके आसपास के जिलों को देखा जाए और उत्तर बिहार के मधुबनी, दरभंगा या सीतामढ़ी के जिलों का देखा जाए तो दोनों में जबरदस्त असमानता है और इसके कारण से भी राज्यों को तोड़ने और अलग राज्य बनाने की मांग उठती रही है। अपने कल्चरल आइडेंटिटी को बचाने के लिए गोरखा लोगों ने गोरखालैंड आंदोलन चलाया था और उन्होंने मांग किया था कि वेस्ट बंगाल से काट करके दार्जिलिंग और उसके आसपास का इलाके को गोरखालैंड राज्य घोषित किया जाए। दोस्तों, स्टेट माने राज्य और यूनियन टेरिटरी में अंतर क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे संविधान के 7वें अनुसूची में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट लिखा गया है और हर एक राज्य को स्टेट लिस्ट में जो विषय बताए गए हैं उसमें कानून पास करने का अधिकार है। साथ साथ जो कंकरेंट या समवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट हैं उस पर भी उन्हें कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन
यूनियन टेरिटरी के मामले में ऐसा कोई उपबंध हमारे संविधान में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, राज्य का जो राज्य प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है और शासन प्रशासन उसी के नाम से चलाए जाते हैं, जबकि केंद्र प्रशासित क्षेत्र का जो राज्य प्रमुख होता है वो सीधे प्रेसिडेंट होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल के माध्यम से प्रशासन चलाता है। बहुत सारे करों को राज्य शासन के द्वारा, वहां के असेंबली के द्वारा अधिरोपित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा केंद्र प्रशासित क्षेत्र के संबंध में नहीं लागू होता है। और खास करके जिन केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में राज्य विधानसभा नहीं है, वहां पर उनके बजट या उनके संबंधित कानून सारे जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं। दोस्तों, राज्यों को राज्यसभा में एमपी के सीट का आवंटन है, जैसे कि मध्य प्रदेश को 11 एमपी का आवंटन है राज्यसभा में, यूपी को 31 एमपी का आवंटन है राज्यसभा में, लेकिन ऐसा केंद्र प्रशासित क्षेत्र में नहीं है जहां पर कि विधानसभा नहीं है। एक और डिफरेंस है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वो केंद्र प्रशासित क्षेत्र भाग नहीं लेते जहां पर कि विधानसभा नहीं है। तो आज की स्थिति में 3 ऐसे केंद्र प्रशासित क्षेत्र हैं जहां पर कि विधानसभा स्थित है, जैसे पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि संवैधानिक उपबंध क्या है। तो हमारे संविधान के धारा 1 में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां पर फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यूनियन मतलब होता है कि ये जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका निर्माण राज्यों के सहमति से नहीं किया गया है। और दूसरा इसका मतलब होता है कि राज्य को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो यूएसए के माने अमेरिका के संविधान में जो उपबंध है, जहां पर कि राज्य को तोड़ा या घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता बिना उसकी सहमति का, ऐसा हमारे देश में यह उपबंध नहीं है। यहां पर राज्य को केंद्र के द्वारा मतलब पार्लियामेंट के द्वारा तोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है या उसको विलोपित किया जा सकता है, दूसरे राज्यों में मर्ज किया जा सकता है। यह हमारे संविधान के धारा 3 में वर्णित है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि अब जब भी कोई स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा तो बिना राष्ट्रपति के सहमति से नहीं लाया जाएगा। दूसरा कि संबंधित विधानसभा मैंने जिस राज्य को घटाया या बढ़ाया या उसको समाप्त करने की योजना है, उस राज्य के विधानसभा से अनुमति प्राप्ति या उसका सहमति प्राप्त किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के लिए या पार्लियामेंट के लिए यह होना जरूरी नहीं है। अगर उस राज्य ने सहमति नहीं भी दिया तो पर भी पार्लियामेंट उस राज्य को अगर चाहे तो उसको डिमिनिश माने कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है या समाप्त कर सकती है। लेकिन जब किसी राज्य के हिस्से को किसी विदेशी देश को दिया जाना है तो ऐसी स्थिति में वहां पर संविधान संशोधन विधेयक लाना होगा। अभी तक जो मैंने बताया इसमें किसी भी संविधान संशोधन विधेयक की जरूरत नहीं है, मतलब वो धारा 368 से हिट नहीं होता है। माने सामान्य जो विधेयक की प्रक्रिया है उसके तहत में राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, उसे घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब राज्य के किसी भूभाग को दूसरे देश को समर्पण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पास करने के बाद ही दिया जा सकता है। दोस्तों, आज़ादी के बाद से खास करके जब 1951 में हमारे देश में योजना आयोग की शुरुआत हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ, उसी समय से हमारे योजनाकर्ताओं ने कोशिश किया कि जो रीजनल जो डिस्पैरिटी है, जो क्षेत्रीय जो असंतुलन है, उसको कम किया जाए। और उसके लिए बैकवर्ड एरियाज के लिए जो पिछड़े हुए क्षेत्र थे उनको विशेष एलोकेशन दिया गया, विभिन्न योजनाओं में उन्हें सब्सिडी दी गई, इनकम टैक्स रिबेट दिया गया, बैकवर्ड एरिया फंड का निर्माण किया गया, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी गई, इन्वेस्टमेंट में सब्सिडी दी गई। यदि कोई इंटरप्रेन्योर या जो पूंजीपति अगर वहां कोई इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्री खोलना चाहता है तो इस प्रकार से, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी इसी प्रकार से विभिन्न सुविधाएं केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए हैं और अभी तक दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो रीजनल डिस्पैरिटी है उसमें कमी नहीं आई। जैसे मसलन जब देश आजाद हुआ था तो बिहार का पर कैपिटा इनकम
बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पर कैपिटा इनकम का आधा था। लेकिन आज की स्थिति में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पर कैपिटा इनकम 4 गुना से ज्यादा है। अगर आप गोवा के पर कैपिटा पर व्यक्ति आय और बिहार के पर व्यक्ति आय से तुलना करें तो आपको पता लगेगा कि कम से कम यह 8 से 9 गुना ज्यादा हो गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इतना प्रयास करने के बावजूद भी जो आर्थिक जो विषमता है, जो डिस्पैरिटी है, वो कम नहीं हो रही है। अतः इस ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा। जो पिछड़े राज्य हैं बिहार, या जो इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटी है, जैसे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच में जो खाई है, या ईस्टर्न यूपी और पश्चिमी यूपी के बीच में जो जबरदस्त आर्थिक विषमता है, उसे दूर करना होगा। इंडस्ट्री लगाने होंगे, एग्रीकल्चर क्षेत्र को मजबूत करना होगा, बाढ़ पर नियंत्रण करना होगा, कृषि को लाभदायक बनाना होगा ताकि लोग पलायन न कर सकें। और साथ ही जो ट्राइबल एरियाज है, खास करके जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में जो ट्राइबल काउंसिल की जो उपबंध किया है हमारे संविधान ने, उसको और मजबूती प्रदान करना होगा ताकि वो ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम करें, संबंधित राज्य विधानसभा के एक अपेंडेज या पिछलकू होकर के काम नहीं करें। यदि संसाधनों का वितरण इक्विटेबल होगा, लोगों को बेसिक नेसेसिटीज की पूर्ति संभव हो पाएगा, तो जो विभिन्न जो छोटे छोटे राज्य बनाने के जो प्रयास या आंदोलन हो रहे हैं देश के विभिन्न भागों में, उसमें रुकावट आएंगी। नहीं तो यह लगातार बढ़ता जाएगा। जैसे कि अभी विदर्भ में, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है विदर्भ, वहां के लोगों के द्वारा जबरदस्त आंदोलन चलाया जा रहा है कि उन्हें पृथक राज्य का दर्जा दिया जाए। हर एक साल हजारों किसान आत्महत्या करते हैं वहां पर। इसी तरह से कर्नाटक का जो हैदराबाद वाला रीजन है, वो सम्यक रूप से विकसित नहीं हो पाया है। तो जो देश में जो संसाधनों का जो असमान वितरण है, उसको दुरुस्त रखना जरूरी है। तो दोस्तों, आज मैं अपने उद्बोधन को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको कोई कमेंट देना हो तो आप निश्चित रूप से लिखिए। मैंने डिटेल में डिस्क्रिप्टिव नोट्स में अंग्रेजी में लिखा है, उसे जरूर पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।